हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नए राइटअप के साथ प्रस्तुत हुए हैं। एक नया टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। इट इज़ रिलेटेड विद मेंटल हेल्थ। कुछ दिनों पहले ये राइटअप न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, अ पैराडाइम शिफ्ट इन दी मेंटल हेल्थ पॉलिसी। तो अब थोड़ा सा मैं डिटेल्स बता देती हूँ कि पैराडाइम शिफ्ट जो नहीं जानते हैं, जो ये टर्म नहीं जानते हैं, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि पैराडाइम शिफ्ट होता क्या है। पैराडाइम शिफ्ट एक्चुअली एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज होता है किसी चीज को सोचने या किसी चीज को जब हम करते हैं, जिस प्रक्रिया से हम कर रहे होते हैं, जिस जिस तरह से हम उस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, कई बार क्या होता है कि उस चीज से परे वो ओरिजिनल में कुछ और होता है। तो जब ये चीज डिस्कवर होती है तो हम उसको एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से फिर हम उसे सोचने लग जाते हैं। तो यही जो हमारे सोच का और जो किसी चीज को करने में जो ये फंडामेंटल चेंज होता है, इसी को हम पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, बहुत साल पहले लोग क्या समझते थे कि यूनिवर्स का जो सेंटर है वो अर्थ है। लेकिन लेटर जब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि सेंटर जो है वो सन है, अर्थ नहीं है, तो इस चेंज को, इस थॉट को, ये जो इतना बड़ा चेंज आया कि भाई सेंटर अब अर्थ नहीं है, सेंटर हमेशा से सन रहा है। हम हमेशा अर्थ सोचते थे कि यूनिवर्स का सेंटर है, लेकिन सेंटर सन रहा है। ये एक बहुत बड़ा जो है लोगों की सोच में इस चेंज आया, और इसी चेंज को कहा जाता है, कहना चाहिए, पैराडाइम शिफ्ट। तो एक बहुत बड़ा चेंज, जो एक फंडामेंटल चेंज कहना चाहिए, आता है लोगों की सोच में। ठीक है, तो इसी को हम पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। अब क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बता दूं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। हम सभी जानते हैं मेंटल हेल्थ क्या होता है। मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट हाउ वी थिंक, हाउ वी फील एंड हाउ वी हैंडल स्ट्रेस इन आवर डेली लाइफ्स। मतलब कि आपका इमोशनल, आपका साइकोलॉजिकल और आपका जो सोशल वेलबींग है, उसी को हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। अब मेंटल हेल्थ जरूरी क्यों है? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ? क्योंकि भाई मेंटल हेल्थ, आप सभी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि मेंटल हेल्थ हमें जो है वो काम एंड कंपोज रखता है। हम किसी भी सिचुएशन में हो, हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, अगर हमारे मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी है, मेंटली स्ट्रांग है, तो हमें उस सिचुएशन में भी जो है वो काम एंड कंपोज रखेगा। और हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी को मेंटल हेल्थ बढ़ाता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप शांत दिमाग से काम कर रहे हैं, अगर आपका दिमाग शांत है, आपका चित्त प्रसन्न है, तो आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज कि मेंटल हेल्थ आपके रिश्तों को भी, आपके रिलेशनशिप्स को भी अच्छा रखता है। ऑब्वियस सी बात है, आपका दिमाग स्थिर रहेगा, आप पीसफुल रहेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं अपने रिलेशंस को भी आप वही सेम इमोशन और हैप्पीनेस दे पाएंगे। तो मेंटल हेल्थ इसलिए हमारे लिए जरूरी है। अगर पुअर मेंटल हेल्थ हो तो क्या होगा? पुअर मेंटल हेल्थ क्या करता है? पुअर मेंटल हेल्थ भाई हमें सैड करता है। कई बार हम बहुत एंजाइटी फील करते हैं। अगर हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, तो हमें कुछ मानसिक तनाव है, तो हम बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन फील करते हैं, और बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस ले लेते हैं किसी चीज को लेकर। तो क्या होता है कि इस तरीके की जो परेशानियां हैं, अगर मेंटल हेल्थ आपका सही नहीं है, तो इस तरीके की परेशानियां आपको होंगी। और कई बार तो ये जो सैडनेस है, ये जो एंजाइटी है, ये जो आपका डिप्रेशन है, ये कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसीलिए आज हम मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं कि क्यों मेंटल हेल्थ जरूरी है, और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी एक रिसेंट जो है जजमेंट आया है 24 मार्च 2025 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी कैंपसेस हैं, जैसे कि आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, और दूसरे यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपसेस जो हैं, उन वहां पर हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाएंगे, ताकि वो जो जितने भी जो सुसाइड्स के मामले अभी देखे जा रहे हैं, जो कैंपसेस में स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है। क्यों ये डिसीजन लिया गया है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऐसे मामले अभी हम हाल ही के समय में देखेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बढ़ते जा रहे थे, और स्टूडेंट्स को भी एकेडमिकली बहुत ज्यादा प्रेशर होता है।
कई बार हम देखते हैं कि सीनियर्स की तरफ से और कई बार टीचर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कुछ चीज़ों को लेके, कास्ट को लेके या उनके इंटेलिजेंस को लेकर या उनके जो भी जेंडर है उसको लेकर भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो है वो उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो मानसिक तनाव में रहते हैं और इमोशनल सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है कि वो घर से दूर है, पढ़ रहा है। कहीं न कहीं उस बच्चे को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है जिस तरीके से उसको मिलना चाहिए जब वो तनाव की स्थिति में है तो। तो इस वजह से भी कई बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि भई ऐसे मामले अगर आपके पास आते हैं तो आप तुरंत एफआईआर जो है वो दर्ज कीजिए क्योंकि पुलिस कई बार एफआईआर नहीं दर्ज करती है। मार्च में भी मार्च में नहीं 2023 में आईआईटी दिल्ली में ही 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था और वहाँ पे भी देखा गया था कि पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी पहले। तो इस तरीके के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पुलिस को कि आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज करिए क्योंकि एफआईआर ही आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है जहाँ से जाँच की शुरुआत होती है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, 2 डिसीजंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं। अब देखा जाए आईआईटीज़ का, तो आईआईटी के पास आईआईटी काउंसिल भी है, मतलब आईआईटी काउंसिल भी बनाया गया है, जो सारे आईआईटीज़ को जो है वो रेगुलेट करता है, लुक आफ्टर करता है और इसको डायरेक्टली जो है लीड कौन करता है, वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर करते हैं, डायरेक्टली आईआईटी काउंसिल को लीड करते हैं। तो अब आईआईटी काउंसिल भी जो है वो ये कहता है कि भई हमारी जो है डिस्क्रिमिनेशन के प्रति जो है डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बना रखी है और एक रोबस्ट सपोर्ट सिस्टम की हमें ज़रूरत है ताकि स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये भी। लेकिन अब देखिए इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स क्या है सुसाइड्स के लिए, वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं सोचने वाली बात है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं जब सुसाइड्स या इस तरीके के केसेस के लिए उन्होंने क्या किया है, एक काउंसलर अपॉइंट कर दिया है कि अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है या किसी भी तरीके की परेशानी में है, तो वो काउंसलर के पास जाए, अपनी परेशानी डिस्कस करे और काउंसलर उसका समाधान करेगा। ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स टू सुसाइड्स है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भई और ये देखा भी गया है कि इस तरीके के जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं, 23 आईआईटीज़ हमारे पास हैं और 23 काउंसलिंग सेंटर हमारे पास हैं। लेकिन इस तरीके के काउंसलिंग सेंटर भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में अभी तक नाकामयाब रहे हैं और सुसाइड्स अब भी हो रहे हैं। क्यों? ज़ाहिर-सी बात है, अगर आईआईटी ने किसी काउंसलर को अपॉइंट किया है और अगर बच्चा आईआईटी में ही किसी पॉलिसी से या किसी आईआईटी के बंदे से जो है वो परेशान है, प्रताड़ित है, तो आपको लगता है कि वो कहीं न कहीं आईआईटी का जो काउंसलर है वो आईआईटी के ही खिलाफ एक्शन लेगा या कुछ करेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा वहाँ तक पहुँचता है और काउंसलर को बताता है और फिर तब जाकर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर वो फर्दर और डिप्रेस हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक कॉन्क्रीट जो है रेमेडी नहीं है कि हम सुसाइड्स को रोक सकें, तो हमें कुछ और भी इसमें करने की ज़रूरत है। और कई बार देखा जाता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या एकेडमिक प्रेशर के कारण या फिर इमोशनल सपोर्ट नहीं है बच्चों को या कहीं न कहीं जो मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ से बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, उनको उनके जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण जो है वो कई बार इस तरीके की टीज़िंग का और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं, कहीं न कहीं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और कई बार स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भई सुप्रीम कोर्ट ने एक नालसा जजमेंट लेकर आई थी 2014 में 2014 11 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। अब इस नालसा जजमेंट में क्या था? नालसा जजमेंट में ये कहा गया था कि भई जो है ये जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा और जो है नालसा जजमेंट के जो 3 इम्पोर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे वो मैं बता रही हूँ कि हम जो है वो थर्ड जेंडर को जैसे मेल फीमेल को हम जेंडर मानते हैं वैसे ही हम जो थर्ड जेंडर है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरा जो उनका एक गाइडलाइंस थी कि जो कोई भी व्यक्ति है उसको अपने जेंडर को चुनने का
अधिकार है और विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर वो अपना जेंडर चुन सकता है और उसको ये पूरा राइट है। और तीसरा कि थर्ड जेंडर को भी जो भी एंटाइटलमेंट्स दूसरे जेंडर्स को, मेल्स को, फीमेल्स को प्राप्त हैं, वो जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, वो थर्ड जेंडर को भी वो सारे एंटाइटलमेंट्स मिलेंगे। ये 3 जो है इंपॉर्टेंट फैसले थे नालसा जजमेंट के। और लेकिन इससे परे, अभी 11 साल बाद की बात बता रही हूँ, 2014 का ये जजमेंट था। इससे परे अभी तक ये देखा गया है कि कोई भी जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज नहीं यूज की जाती है, या है ही नहीं, प्रावधान ही नहीं है जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज का, और उसका एब्सेंस है। और इस जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज के एब्सेंस के वजह से कई जो ऐसे थर्ड जेंडर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कई तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का सामना वहां पर करना पड़ता है। उनको बहुत ही गलत वर्ड जैसे छक्का, इस तरीके के गंदे वर्ड्स भी लोग उनके लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हमको देखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसके बावजूद भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। दूसरा जो नॉन कंप्लायंस है कि कितनी सारी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, कितने सारे यूनिवर्सिटीज की, जिनमें की इंक्लूसिव लैंग्वेज का कोई प्रावधान ही नहीं है। उनके लिए कोई जेंडर न्यूट्रल पर्सनल प्रोनाउंस ही नहीं है कि वो किस तरीके से उन्हें बुलाएंगे, कैसे उनको कॉल करेंगे थर्ड जेंडर को। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तीसरी चीज जो मैंने नोट डाउन की थी कि कितने इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पर सेम ओल्ड फॉर्म चले आ रहे हैं। हालांकि इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको अपने फॉर्म में थर्ड जेंडर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। फॉर्म में हम जेंडर भरते हैं ना, तो वहां पर मेल फीमेल के साथ थर्ड जेंडर भी हमको आप लोगों को वो प्रोविजन देना पड़ेगा कि कोई थर्ड जेंडर है तो वो थर्ड जेंडर पे टिक कर सके। लेकिन अभी तक कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके फॉर्म वही सेम ओल्ड पैटर्न पे चले आ रहे हैं और मेल फीमेल का ही ऑप्शन दिया गया है, थर्ड जेंडर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये मैं कहती हूँ कि ये तो क्लियर कट नॉन कंप्लायंस है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, और आर्टिकल 14 का भी क्लियर कट वायलेशन है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक रिलीज की थी जिसको बोलते हैं हैंडबुक ऑन कंबैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब इसमें क्या एम्फसाइज किया गया था कि अनबायस्ड लैंग्वेज जो है उसका हमें यूज करना है, जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज का हमें यूज करना है, किस तरीके के शब्द हमें प्रयोग करने हैं, किस तरीके के शब्द हमें नहीं प्रयोग करने। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम हाउसवाइफ नहीं बोल सकते हैं, अब हमें हाउसवाइफ को होम मेकर बोलना चाहिए। और रेप विक्टिम्स नहीं कह सकते आप, रेप विक्टिम्स की जगह आप सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर कहोगे उन्हें। और ऐसी मिथ्स जो ऐसे स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट्स हैं कि विमेन आर वीक एंड डिपेंडेंट, ये आप नहीं कह सकते हैं। मेल जो है वो स्ट्रांग होते हैं और इमोशनलेस हैं, ये सारी चीजें जो है ये स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट्स हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मेल में भी इमोशन हो सकता है, औरतें भी स्ट्रांग होती हैं, आजकल की औरतें तो इंडिपेंडेंट भी हैं। तो इस तरीके के जो स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट्स हैं उनका यूज हमें ना करना है ना मानना है। जैसे कि लोगों का यूजुअली ये मानना है कि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो बेगर्स होते हैं, या तो क्रिमिनल्स होते हैं, या तो भीख मांगेंगे या तो कोई क्राइम कर रहे होंगे, जबकि ये एक स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है इस हैंडबुक के जरिए कि भाई ना आपको ऐसी चीजें कहनी है और ना ही आपको माननी है। अब एक और शॉकिंग चीज थी इसमें कि भाई टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कई बार लोगों का स्टूडेंट्स के मेंटल हैरासमेंट में। वो कैसे? क्योंकि टीचर हमेशा जो है ना वो मार्क्स 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 की बात करता रहता है कि कितने मार्क्स आपके आए हैं, लोगों को, स्टूडेंट्स को मार्क्स से जज करता है। ठीक है, जबकि स्टूडेंट्स से कहते हैं कि भाई हर स्टूडेंट पे एक यूनिक क्वालिटी होती है। तो ये बड़ा ही पेनफुल होता है कि आप किसी स्टूडेंट के अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो आप उसको वैसे जज कर रहे हो, आप उसको गलत समझ रहे हो, आप कहीं उसको नीचा दिखा रहे हो, और ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप ज्यादा फेवर कर रहे हो। तो ये स्टूडेंट्स का ये एक सर्वे हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स ने बोला कि भाई उनके एफर्ट्स को, उनके इमोशंस को, और हर एक स्टूडेंट में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज होती है, उनको भी देखना चाहिए रादर देन जजिंग स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ओनली। तो
ये एक बहुत अच्छी बात है, जो कि टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए और कई बार टीचर्स भी जो है वो इस तरीके की चीज़ें कास्ट को लेकर और जेंडर को लेकर इस तरीके की चीज़ें टीचर्स भी कई बार कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो बड़े कूल लग रहे हैं, वो मज़ाक में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को वो चीज़ चुभती है, बुरी लगती है और कहीं न कहीं उसके दिमाग में स्ट्रेस पैदा करती है। तो टीचर्स को भी ये सोचना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, वो क्लास 1 का, 2 का, 5 का बच्चा नहीं है, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उसको भी बुरा लग सकता है किसी बात का, तो कैसे उससे बिहेव करना है, ये उनको भी सोच के चलना पड़ेगा कि मज़ाक का भी एक दायरा होता है और आपको कहाँ मज़ाक करना है, कितना मज़ाक करना है, ये टीचर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं सभी से बोलूँगी नॉट जस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्लासरूम का ऑब्जेक्टिव जो है, वो केवल इंटेलेक्चुअल स्कॉलरशिप्स को प्रोड्यूस करना नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स प्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि क्लासरूम का जो मतलब है, वो कल्टिवेट करना है कंपैशनेट, नॉन जजमेंटल एंड एम्पैथेटिक कम्युनिटी। मतलब कि केवल इंटेलेक्चुअल्स बनाना ही क्लासरूम का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, किसी टीचर का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। टीचर का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि भई वो एक ऐसी जनरेशन, ऐसी कम्युनिटी, ऐसे स्टूडेंट्स बना सके जिनके अंदर कंपैशन हो, दया हो, जिनके अंदर नॉन जजमेंटल क्वालिटीज़ हों, जो लोगों को किसी कास्ट या उसके जेंडर के आधार पर जज ना करें और जो एम्पैथेटिक हों, जो दूसरे के दुःख से राब्ता रखते हों और जो है वो एम्पैथेटिक हों दूसरों के लिए, दूसरों के दुःख को लेकर। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है वो ज़िम्मेदारी होती है इंस्टीट्यूशंस की और टीचर्स की कि वो कल्टिवेट करें स्टूडेंट्स के अंदर रादर देन कि भई तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं और हमको तो भई इंटेलेक्चुअल बच्चा बनाना है। और आजकल तो आप देख ही रहे होंगे कि इतना ज़्यादा हो गया है कि भई हमारे यहाँ का बच्चा उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया, हमारे यहाँ का बच्चा उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया। तो उनको बस ये लगता है कि भई जो इंटेलेक्चुअल्स निकल रहे हैं, उन्हीं को वो प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं को वो जो है अपने बोर्ड पे लगा रहे हैं और उनसे अपना एडमिशन्स का नंबर जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं सही नहीं है क्योंकि देयर आर किड्स जो बहुत हो सकता है एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग ना हों, अच्छे मार्क्स ना लाते हों, एवरेज हों पढ़ने में, लेकिन उनके अंदर कुछ और भी अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, तो वो भी स्कूल्स को देखना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए। और प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि भई हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो ध्यान रखें कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, क्या कहना है, कितना कहना है और किस तरीके से आपको एक जो टीचर्स को कहते हैं ना, डॉक्टर्स को हम भगवान का दर्जा देते हैं। टीचर्स को हम ये कहते हैं कि भई टीचर्स एक नेशन बिल्डर का काम करता है, वो देश को बनाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाता है और वही बच्चे आगे चल के देश का भविष्य बनते हैं, तो टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लीज़ अगर कोई टीचर मेरे वीडियो को देख रहा है, तो इस बात को प्लीज़ समझिए और अभी अभी के लिए इतना ही और आगे फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ मैं आऊँगी और अपना कुछ व्यू पॉइंट्स और कुछ राइटर का व्यू पॉइंट्स रखने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।